हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो देखिए, हम लोग 20 फरवरी को विज्ञान का पेपर होने वाला है, झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का। तो उससे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखें और भागे नहीं। यदि भागिएगा तो भागते रह जाइएगा और क्वेश्चन लड़ेगा भी नहीं। पढ़िए, कहीं से क्वेश्चन लड़ेगा यहीं से। तो ध्यान से देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो आप कह दीजिएगा कि 2 नियम है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर में क्या लिखे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और दूसरा नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको ध्यान से समझना है कि देखिए, यहाँ पे तल है और यहाँ से आपतित किरण जब आएगा और परावर्तित किरण जो जाता है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में क्या होता है? स्थित होता है। देखिए, ये जो तल है एक ही तल में स्थित होता है। और ये देखिए, ये जो वाला कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण। और ये कोण से हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या बोलता है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता बोल रहा है ना, कि लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक डायोप्टर क्षमता है, तो एक डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि उसका फोकस दूरी भी एक डायोप्टर होगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारा। 3 नंबर जो है कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एकदम देख ही के जाइए। ठीक है, भागना नहीं है बच्चों, भागना नहीं है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से पढ़ना और देखना है। यदि क्वेश्चन लड़ना है तो यहाँ पढ़ना है। ठीक है, लड़वाना है तो पढ़वाना है आप लोग को। देखिए यहाँ का 3 नंबर जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां एवं 2 विसंगतियां लिखे। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का 2 गो उपलब्धियां लिखना है और 2 विसंगतियां लिखना है, यानी कि 2 गो फायदा और 2 गो नुकसान। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम उपलब्धियां लिखे हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या है कि समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया है। ठीक है, और अध्ययन में सुविधा हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अब सी देखिए क्या है कि नए तत्वों की खोज में भी हम लोग को सहायता मिला। अब देखिए विसंगतियां देखते हैं। विसंगतियां क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां। ठीक है, तो क्या है कि हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति है। ठीक है, समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और सी नंबर जो है परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण है। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखना है एकदम। देखिए क्या बोल रहा है कि कार्बन, ठीक है, बोल रहा है कार्बन के 2 गुण कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो कार्बन है ना, उसका कौन सा गुण धर्म है जिसके कारण हमारे चारों ओर उसका यौगिक का संख्या जो विशाल दिखाई देता है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखे, कार्बन यौगिक की विशाल संख्या होने के 2 कारण है। पहला क्या है कि कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन गुण होता है। ठीक है, पहले के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा क्या होता है? जुड़ जुड़ के क्या होता है? श्रृंखलन बना लेता है। और बी नंबर में क्या है? कार्बन की चतुसंयोजकता के कारण। ठीक है, जो कार्बन होता है ना, वो चतुसंयोजकता उसके अंदर गुण होता है, वो 4 के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। तो याद रखना है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव में वृषण के क्या कार्य है। ठीक है, कोई 2 कार्य लिखे। तो मानव में जो वृषण है ना, उसका क्या कार्य है, हम लोग को 2 को कार्य लिखना है। तो पहला देखिए क्या होता है, शुक्राणु का उत्पादन करेगा वृषण। और बी नंबर क्या है कि नर जनन हार्मोन का संश्लेषण और स्रवण करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ये भी महा 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का मस्तिष्क में क्या महत्व है या भूमिका है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए उत्तर, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाएं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना एक अच्छा उदाहरण है इसका। ठीक है, तो
मस्तिष्क जो है ना शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है और यह मेरुरज्जु से प्राप्त किए गए सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का क्या करता है, हमारा काम करता है। ठीक है, और मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाएं संदेश भेजे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रतिवर्ती क्रियाएं होते हैं ना जो सीधे मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, जैसे कि हमारा तीव्र प्रकाश में नेत्र की पुतली का संकुचित होना। अब आगे देखिए कि 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ये 2023 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेकर के आए कि फिर से क्वेश्चन लड़ सकता है। देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन का मतलब होता है ना कि अच्छा ईंधन। ठीक है, गुड जो ईंधन है वो कौन सा है। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो बोलेगा आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक उत्तम ईंधन या आदर्श ईंधन किसको बोलते हैं, जिसका ऊष्मीय मान क्या हो, उच्च हो, यानी कि जो जलने के बाद ऊष्मा क्या दे, अच्छा दे, ऊंचा दे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि जिसमें कम पैसा लगे और आसानी तरीका से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, जिसे प्रज्वलन ताप में से प्राप्ति हो। ठीक है, की प्राप्ति हो। ठीक है, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, यानी कि जो आग होता है उसका प्राप्ति हो कम में। ठीक है, जो 4 नंबर है, जो जलने के पश्चात अल्प धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, जिसको जलाने के बाद क्या हो, कम से कम धुआं उत्पन्न करे और अधिक क्या दे, हम लोग को ऊष्मा दे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ठीक है, तो आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, यहाँ ध्यान से देखिए उत्तर में क्या है कि अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि क्यों रखा गया, ध्यान से समझना है, ये गैस अक्रियशील नहीं है, इनकी खोज बाद में हुई थी इसलिए। ठीक है, सेकेंड नंबर है, इन गैसों को एक नए समूह के बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना हुए रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो जो डीएनए का प्रतिकृति है उसका बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि डीएनए अणुओं में शरीर का डिजाइन और कार्य आदि से महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है। सबसे पहले यहाँ आपको अच्छे से समझा दे कि जो डीएनए अणु होता है उसमें ना अगला जो संतान आने वाला था उसके लिए क्या होता है कि डिजाइन भी तैयार होता है उसमें, उसी के अनुसार डीएनए के अनुसार उसका डिजाइन होता है और उनका विकास कैसे होगा उस जीव का, जो नया संतान आने वाला उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, आगे देखिए कि जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका क्या होता है, विकास होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनने से नई कोशिका में भी एक डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकता है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकता है। डीएनए के बिना कोई कोशिका जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो डीएनए होता है उसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर का जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये क्या बोलता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पर्यावरण क्या है, 3 पर्यावरण हस्तैषी अभ्यासों को लिखे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पर्यावरण क्या है यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या कि चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव पदार्थ तथा वस्तुओं और कृति परिस्थितियों जैसे सूर्य का प्रकाश और जलवायु आदि सम्मिलित रूप से पर्यावरण है। ठीक है, तो हमारे किसी भी जीव के, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि किसी भी जीव के चारों ओर पाए जाने वाला पदार्थ को मिलाकर हम लोग पर्यावरण कहते हैं और पर्यावरण को इंग्लिश में हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि 3 गो पर्यावरण के हस्तैषी अभ्यास देखिए। ठीक है, तो 3 पर्यावरण हस्तैषी अभ्यास क्या है कि प्लास्टिक के स्थान पर हम लोग जूट का उपयोग करें। ठीक है, हस्तैषी अभ्यास क्या है कि प्लास्टिक के स्थान पर जूट का उपयोग। बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है देखिए प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, प्रदूषण को क्या करें, नियंत्रण करें और रासायनिक उर्वरक का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक है उसका हम लोग कम से कम क्या करें, उपयोग करें। ठीक है, तो हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है हमारा, यहाँ ध्यान से समझिए कि जल संरक्षण की किन्हीं 2 पारंपरिक विधियों के नाम लिखे। ठीक है, तो पारंपरिक विधियां यानी बहुत पहले समय से जल संरक्षण कैसे किया जा रहा है उनका 2 विधि का नाम लिखना है। तो सबसे पहला आप तो तालाब भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि तालाब बना के बहुत पुराने समय से क्या कर सकते हैं और कैसे क्या हो गया, जैसे कि नहर जो हो गया उससे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला नंबर में लिखे हैं चेक डैम, तो यहाँ पे आप तालाब भी लिख सकते हैं। वर्षा का जल एकत्रित करके, तो यहाँ पर आप नहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्या है, जल संरक्षण की किन्हीं 2 पारंपरिक विधि है ये सब, तो आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि
13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो जो हमारा नेत्र का समंजन क्षमता है उससे क्या अभिप्राय है, तो यहाँ समझिए कि उत्तर में क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो हमारा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण क्या करता है कि वह फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी कम बेसी वो अपने अनुसार करता है, इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि क्या बोल रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो जो तारा होता है वो क्यों टिमटिमाता है, तो यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि तारा क्यों टिमटिमाता है। ठीक है, देखिए क्यों टिमटिमाता है, तो तारे के टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहता है के कारण तारों के चलने वाली प्रकाश की किरणों इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कभी विचलित होती है, यानी अगल बगल हटते उठते रहती है, कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों का प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे का टिमटिमाते नजर आता है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है कि तारा है। ठीक है, तो तारा जब हम लोग को धरती पे देखिए ये अर्थ बनाते हैं, तो ये अर्थ पे जब पहुँचेगा ना, यहाँ पे हम अर्थ लिख देते हैं कि अर्थ पर जब ये तारा पहुँचेगा, तारा का ये देखिए रोशनी है, ये जो लाइट है पहुँचेगा, तो आपको पता होगा कि अर्थ पे बहुत सारे वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल से जब होके गुजरेगा तो वायुमंडल से इसका प्रकाश क्या होगा, अपवर्तित होगा। वायुमंडल से इसका प्रकाश अपवर्तित होगा। अपवर्तन के कारण क्या होता है कि कभी कभी प्रकाश हम लोग को ज़्यादा दिखाई देता है और कभी कभी क्या होता है, कम दिखाई देता है। इसी के कारण जो तारा है ना टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। 14 को क्वेश्चन लाए। यदि आपको ऑब्जेक्टिव के कोई क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। अभी और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं तो और आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी के समय में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं जो कि कल लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आपका एग्जाम अच्छे से जाए।